नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव को लेकर सियासत अभी भी गर्म। होटल शिव विलास से होटल JW मैरियट में शिफ्ट हुए विधायक चुनाव तक वहीं रहेंगे। कांग्रेस का मोदी शाह पर हमला, प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में जुटी है बीजेपी। चुनी सरकारों को गिराने के लिए खेल खेल रही है मोदी शाह की जोड़ी। और नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, राजस्थान में आज 92 नए मामले, 4 लोगों की मौत। तो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में रखा है। हालांकि अब खबर यह है कि सभी कांग्रेसी विधायकों को होटल शिव विलास से होटल JW मैरियट में शिफ्ट कर दिया गया है। सभी विधायक जरूरी सामान लेकर यहां आ गए हैं और अब राज्यसभा चुनाव तक यहीं रहेंगे। इन सबके बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस मोदी और शाह पर जमकर निशाना साध रही है। जयपुर पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त करने में जुटी है। सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना काल में राजस्थान सरकार को अस्थिर करने की साजिश की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव 2 महीने पहले हो सकता था, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग पूरी न होने से राज्यसभा चुनाव टाल दिए गए। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना की चिंता नहीं है। और वहीं इधर बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कह रहे हैं कि इस पॉलिटिकल ड्रामे के सूत्रधार खुद अशोक गहलोत हैं। चलिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ही चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त ही मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वही सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। तो अभी जो सुरजेवाला जी बता रहे थे आपको किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि संभवतः उससे ज्यादा मत हमारे दोनों उम्मीदवारों को मिलेगा। और वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं, हमारे राजस्थान के जो इंचार्ज अविनाश पांडे जी, रणदीप जी, तमाम साथी जो दिल्ली से यहाँ पे आए हुए हैं, हम सब अपने विधायकों से बात कर रहे हैं। और सभी लोगों ने एक स्वर से मीटिंग के अंदर भी और मीटिंग के अलावा भी ये कहा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राज्यसभा के चुनावों के अंदर 19 जून को जब मतदान और मतगणना होगी तो हमारे दोनों उम्मीदवार जितना बहुमत है उससे ज़्यादा मत प्राप्त कर कर संसद में जाने वाले हैं। पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी वो प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में, वह लोकतंत्र का चीरहरण करने में पूरे देश में लगे हैं। प्रजातांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और संस्कारों, उनको पूरी तरह से पूरे देश में रोंद रहा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता हथियाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है, ये बार बार पूरे देश में साबित हुआ है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने क्या कुछ कहा। आपको डर है, आपको डर है कि इस तरीके से लोगों को डराकर बाड़े में बंद करके, यदि आपको डर नहीं होता, आप पाक साफ होते, बेफिक्र होते, ईमान पर होते,
आपने बड़ा हास्यास्पद सा परसों एक निर्णय लिया, पुलिस महानिदेशक की तरफ से एक आदेश पारित हुआ कि सीमाएं सील की जाती, चेक पोस्ट लगा दी गई, टोल नाकों पर जांच होगी। किस लिए? कोरोना। पर मुझे लगता है ये पॉलिटिकल कोरोना था। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में गहमा गहमी तेज हो गई है। जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय जी, सरकार को गिराने और सरकार को बचाने का काम पुरजोर जारी है, बढ़ चुका है इस समय। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो अपने विधायकों को सुरक्षित करने की हर संभव कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जेडब्ल्यू मेरिट में शिफ्ट कर दिया गया है विधायकों को। क्या कुछ खबर मिल पा रही है आगे, क्या कुछ होने की उम्मीद, और क्या 19 जून तक ये सभी विधायक वहीं रहेंगे? जी हाँ, ये सभी विधायक जेडब्ल्यू मेरिट में ही रहेंगे। इनको जो शिफ्ट किया गया है शिव विलास से, उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे होटल जो 3 महीने से बंद था, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी और विधायकों को परेशानी आ रही थी। कल भी कुछ विधायकों को वहाँ से लौटना पड़ा था क्योंकि कहीं एसी काम नहीं कर रहा था या दूसरी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, इसलिए इनको जेडब्ल्यू मेरिट में, और वैसे भी जेडब्ल्यू मेरिट शिव विलास के मुकाबले पास पड़ता है जयपुर के, इसलिए इनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। सभी लोग वहीं ठहरे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कल की जो रात है वो इन विधायकों के साथ बिताई थी। उसके पहले जब 7 बजे वाली जो मीटिंग होनी थी उसमें वो भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों को लेकर भी पहुंचे थे वहाँ पर। तो कांग्रेस कैंप जो है उसकी संख्या, जैसा हम पहले भी बोल रहे थे, निरंतर उसमें विधायकों की संख्या बढ़ रही है और ये तमाम विधायक 19 जून तक वहाँ रहेंगे। जिस दिन मतगणना होगी उसी दिन उनको सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा। संजय जी, राजस्थान एक तरह से कांग्रेस का सेफ टर्फ माना जाता है, लेकिन जिस तरह से हमने कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, अरुणाचल में देखा कि किस तरह से सरकारें तोड़ी और मरोड़ी गई, तो इस समय कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस की रणनीति तो साफ है कि वो अपने विधायकों को किसी तरह के बाहरी संपर्क में नहीं आने देना चाहती है और इसीलिए उन सबको एक होटल में रखा गया है और रोज़ाना उनके साथ मीटिंग की जाती है। आज भी शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री और जो उनके सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, अविनाश पांडे हो और विवेक बंसल हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो अलग अलग विधायकों से बात कर रहे हैं। 4 सचिव हैं कांग्रेस के, दीपक बाबरिया भी हैं जिसमें, तो ये लोग विधायकों से अलग अलग ग्रुप में बात कर रहे हैं, उनको लगातार काउंसिल कर रहे हैं और अभी उसके बाद उनको एक प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी जिसमें कि उनको बताया जाएगा कि वोट कैसे दिया जाए, क्योंकि कई विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, तो उनको अगर कुछ गलती ना कर दें, क्योंकि एक मामूली सी गलती से भी उनका वोट खारिज हो सकता है और न चाहते हुए भी उनके ऊपर इस तरह का एक संशय आ सकता है कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, तो उन सबको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से वोट करें। ये अगले हफ्ते हो सकता है और इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन बेसिकली ये रहेंगे यहाँ पे इस होटल में और बाहरी दुनिया से बिल्कुल इनको कट ऑफ कर दिया गया है। संजय जी, हमने देखा कि कांग्रेस आगे बढ़ चढ़ के बड़े मुखर तौर पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला सामने आ रहा है। ऑपरेशन लोटस एक तरह से पूरा संकेत दिया गया है यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया, वो भी इस पूरे मामले को एक पॉलिटिकल ड्रामा बता रहे हैं। अभी उनका बयान आया और उस पर कहा गया कि इसके सूत्रधार तो गहलोत ही हैं। देखिए, पॉलिटिकल ड्रामा तो है ही, वरना लोकतंत्र में क्यों ज़रूरत पड़े कि विधायकों को आपको एक होटल में शिफ्ट करना पड़े। ये पिछले 6 साल में ये चीज़ें बढ़ी हैं, हालांकि चला पहले भी है, 10-15 साल से ये इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन 6 साल में बहुत ज़्यादा हुआ है। बीजेपी ने जो प्रेडेटरी जो टैक्टिक्स अपनाई हैं, चाहे वो उत्तर पूर्व से लेकर के गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर राज्य में हमने देखा है, तो ये तो बीजेपी को खुद को सोचना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो इस पॉलिटिकल ड्रामे का वो सूत्रधार किसी को भी बताएं, लेकिन इसकी जो आवश्यकता है, इसकी जो ज़रूरत है, वो खुद बीजेपी ने पैदा की है। सतीश पुनिया ने क्या ये बयान नहीं दिया कि जो कोई भी सरकार से असंतुष्ट हो वो उनका स्वागत करेंगे? क्या उन्होंने गुजरात में विधायकों को इस्तीफा नहीं दिलवाया? क्या उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों को इस्तीफा नहीं दिलवाया? क्या मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार नहीं गिराई ठीक उस वक्त जबकि कोरोना चरम पर था और मध्य प्रदेश में मामले बढ़ रहे थे? तो कहने को राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर बीजेपी और उनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी कह सकते हैं और वो सूत्रधार अशोक गहलोत को बता सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत खुद बीजेपी ने पैदा की।
जी, शुक्रिया संजय जी तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। तो राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चरम पर है और खबर आ रही है कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को शिवविलास से शिफ्ट कर दिया है जेडब्ल्यू मेरिट। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन की वजह से खस्ता हाल हुए उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार की टास्क फोर्स ने 700 करोड़ का पैकेज देने की सिफारिश की है और इसके अलावा दूसरी भी सिफारिशें हैं। सस्ते लोन, ज्यादा सब्सिडी के साथ उद्योगों का लॉकडाउन के दौरान बिजली का स्थायी शुल्क माफ कर देने का भी एक प्रस्ताव है। उद्योग विभाग के ACS सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने सरकार को जो अंतरिम टास्क फोर्स सौंपी है उसकी सिफारिशें कुछ ऐसी ही हैं। इस रिपोर्ट में पर्यटन से जुड़े लोगों को 3 महीने तक 1500 रुपए देने का प्रस्ताव भी है। MSME को बढ़ावा देने के लिए लोन व की सिफारिशें की गई हैं। साथ ही औद्योगिक यूनिट्स के बकाया अनुदान की राशि का पेमेंट 2 महीने में करने की बात कही गई है। इससे सरकार पर 600 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा। तो हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 40 सचिव व प्रवक्ता, राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। तो सर, ये जो सभी सिफारिशें हैं और साथ ही साथ ये जो 700 करोड़ का पैकेज देने की मांग रखी गई है इस टास्क फोर्स द्वारा, आपको क्या लगता है कि राज्यों के उद्योगों में जान फूंकने के लिए ये पर्याप्त है? पर्याप्त तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये काफी हद तक स्टेट गवर्नमेंट ने 2 जून को इस टास्क फोर्स का गठन किया था और डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के और जल्दी ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट 10 तारीख कल इन्होंने पेश कर दी रिपोर्ट और ये काबिल तारीफ है। किंतु ये पर्याप्त नहीं है, हमको धरातल पे आना पड़ेगा। अभी हमको काफी जरूरत है। जो कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और ऐसे में राजस्थान में MSME के ऊपर सबसे बड़ा उद्योग का और GDP का दारोमदार होता है। आज 40% GDP का रेशियो MSME निर्धारित करती है और राजस्थान भौगोलिक वातावरण के हिसाब से, भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में हमको एक स्वर्णिम मौका है कि हम वापस उभर के आए। ऐसे में सरकारों को नीति और उसको जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको वास्तव में धरातल पे लाकर हमको सहयोग देना पड़ेगा। हमको ब्याज में अनुदान राशि देनी पड़ेगी। जो इन्होंने टास्क फोर्स में जो निर्णय दिया है, मैं कल पढ़ रहा था, आज सवेरे भी पढ़ रहा था, तो वास्तव में काबिले तारीफ है। इसको धरातल पे लेकिन लाना पड़ेगा, इसको कार्य रूप में लाना पड़ेगा। खाली टास्क फोर्स गठन करके और रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन इसको प्रैक्टिकल रूप में लागू करना पड़ेगा। वही अरुण जी आपसे जानना चाह रही थी कि ये जो जितनी भी सिफारिशें दी गई हैं राज्य सरकार पर, अब ये बात है क्या ये सभी मंजूर कर ली जाएंगी? और जहां तक बात करें वित्तीय भार की, तो क्या सरकार इस वित्तीय भार संभालने के लिए तैयार है? वित्तीय भार तो काफी बड़ा इसमें है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 20 लाख करोड़ का वो दिया MSME के लिए, उसमें 3,70,000 करोड़ का दिया, लेकिन उसमें उन्होंने एग्जिस्टिंग लोन को दिया 70,000 करोड़ रुपया, काफी कम है। 3 लाख करोड़ के बजाय वो खाली एग्जिस्टिंग लोन के दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो हमको माफी चाहिए ब्याज पे डेफर्ड, जैसे 4 महीना इन्होंने 6 महीना कर दिया आज EMI को, लेकिन जन जन की चाहे पब्लिक लोन हो, प्राइवेट लोन हो, बैंक, हर तरह के लोन है, होम लोन है, लेकिन उसमें हमको ब्याज पे अनुदान चाहिए, माफी चाहिए। ब्याज पे ब्याज लग रहा है। आज 6 महीने का डेफर हो गया EMI, उस पर भी ब्याज पे ब्याज लगाया जा रहा है। इसका हम आपके चैनल, चूंकि स्वराज चैनल बहुत फेम चैनल है, बहुत सुना जाता है इसकी आवाज, तो मैं आपके चैनल के मार्फत से हमारे व्यापारी उद्योगपतियों की आवाज उठाना चाहूंगा कि इसको ब्याज को माफ किया जाए, डेफर नहीं किया जाए। जी, शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजस्थान बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी, तो मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं, तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। अगर प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड
सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायकों के होटल में ठहरने के मसले ने तूल पकड़ लिया है। राज्य के तमाम मैरिज गार्डन और टेंट डीलर्स कारोबारियों ने सरकार के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसायी समिति के बैनर तले इन कारोबारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि शादी समारोह में 50 लोगों की पाबंदी हटाकर 400 लोगों की कर दी जाए। चिट्ठी में इस बात पर आपत्ति जताई गई है कि राजस्थान सरकार ने राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर एक होटल में 200 से 250 नेताओं को ठहराया हुआ है, इसीलिए शादी आयोजनों पर भी 50 लोगों की पाबंदी का नियम लागू करना ठीक नहीं है। और इसी मामले पर, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि जिंदल, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसायी समिति, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। तो जानना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ परेशानियां इस समय आप लोग झेल रहे हैं, और ये जो पत्र आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, इसमें क्या कुछ मांगे आपकी तरफ से रखी गई हैं? हमने प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि जब राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय 110 विधायकों के साथ और पार्टी के दिल्ली और राजस्थान के नेताओं के साथ लगभग 200-250 सदस्यों को मुख्यमंत्री संबोधन एक साथ करते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि जो आपने अधिकतम 50 व्यक्तियों के लिए शादी समारोह की अनुमति दे रखी है, वो अनुमति 300 से 400 व्यक्तियों के लिए करें, क्योंकि हमारा व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है। हम पूरे भारतवर्ष में 2.5 करोड़ व्यापारी अपना कारोबार करते हैं। टेंट के साथ टेंट, इवेंट, लवाजमा, लाइट, जनरेटर, फूल, कैटरिंग, हलवाई, बैंड, डीजे, साउंड, फोटोग्राफर, और हमारे साथ 14-15 करोड़ कर्मचारी पूरे भारत में जुड़े हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री महोदय से कहा कि 15 मार्च से शादियां बंद है और हिंदी रीति रिवाज के अनुसार 1 जुलाई को शादियां खत्म हो जाएगी और आगे शादी 25 नवंबर देवउठनी 11 को शुरू होंगे। मतलब 8.5-9 महीने बिना व्यापार के हम बैठे रहेंगे। तो आप बताइए हम क्या करेंगे? जब सरकार ही 200-250 आदमियों को एक साथ बुला के खाना खा के मीटिंग कर रही है, तो क्या हम क्या गलती कर रहे हैं? हमें भी जीवनदान दीजिए। हमने प्रधानमंत्री महोदय को ये कहा कि 300-400 व्यक्तियों के लिए शामिल होने की छूट दी जाए। जी मैडम। जी, लेकिन रवि जी, आप खुद बताइए कि कोरोना काल में 50 लोगों से आप 400 लोगों की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैनेज करना, 400 लोगों को एक शादी ब्याह के मौके पर मैनेज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा?
क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हमने 13 गाइडलाइन CMR राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को दी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम शादी समारोह संपन्न करवाएंगे और परिसर इतना बड़ा होगा कि प्रति व्यक्ति 100 स्क्वायर फुट का वो परिसर हो। उदाहरण के लिए यदि 400 आदमियों तक परमिशन देते हैं तो 40,000 फुट का वर्ग फुट का वो परिसर होगा, मैरिज गार्डन होगा या कोई भी शादी होगी, वो वेन्यू इतना बड़ा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। कार्यक्रम से पहले और कार्यक्रम के बाद सैनिटाइज किया जाएगा, सैनिटाइज गेट करवाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से करवाएंगे और उसके अलावा जो खाना है वो बफे नहीं होके सीटिंग अरेंजमेंट का खाना देंगे। हम सारी व्यवस्था के हिसाब से काम संपन्न कराएंगे। हमें भी ध्यान है, 13 पॉइंट हमने दिया है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने वालों को चलिए, आपने इसका मतलब पहले से ही उन सब चीजों की तैयारी कर ली है और आपको पता है कि वो कौन सी ऐसी चीजें, कौन सी एहतियात हैं जो बढ़ते जाने बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जिंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की गिनती उन राज्यों में है जहां कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को कोरोना के 92 नए मामले सामने आए हैं और इनमें सिरोही में सबसे ज्यादा 34, जयपुर में 24, झुंझुनू में 10, अजमेर और अलवर में 7-7, वहीं झालावाड़ में 3, कोटा, टोंक और सवाई माधोपुर में 2-2 मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में बाहर से आया एक युवक भी पॉजिटिव मिला है। 12 घंटे में संक्रमण से 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज 1 स्टेज 1 और बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना फेज 1 स्टेज 2 का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर करीब 853 करोड़ रुपए की लागत आएगी और बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना फेज 1 स्टेज 2 से जयपुर शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 170 MLD अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा। गहलोत ने इस मौके पर कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी सरकार विकास के कार्यों को लगातार गति दे रही है ताकि आमजन को इसका लाभ समय पर मिल सके। तो सीएम अशोक गहलोत की तरफ से जयपुर वासियों को एक सौगात मिली है। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने महत्वपूर्ण बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज 1 स्टेज 1 और स्टेज 2 का शिलान्यास किया। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से हैंड सैनिटाइजेशन के लिए हर परीक्षा केंद्र को 200 से 300 रुपए दिए जाएंगे। इसके देखा जाए तो इस बार 6,201 परीक्षा केंद्रों पर करीब 18 लाख रुपए खर्च होंगे और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्रों की कुल तादाद करीब 20 लाख है। यानी एक छात्र के हैंड सैनिटाइजेशन के लिए बोर्ड 1 रुपए से भी कम का खर्च करेगा। बढ़ते आगे। राजस्थान रोडवेज की ओर से हरियाणा में अंतर्राज्यीय रूट्स पर बसें चलनी शुरू हो गई हैं और इसके लिए राज्य सरकार से इजाजत भी मिल गई है। यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है और आपको बता दें कि एक दिन पहले सीमा सील किए जाने की वजह से हरियाणा जाने वाली बसों को बंद कर दिया गया था। तो हरियाणा के रूट्स पर बसें फिर से शुरू हो गई हैं और राजस्थान रोडवेज की ओर से हरियाणा में अंतर्राज्यीय रूट्स पर बसें चलनी शुरू हो गई हैं और इसके लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार से इजाज़त भी मिल गई है। यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है और एक दिन पहले जब सीमा सील की जा रही थी तो उसकी वजह से हरियाणा जाने वाली बसों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस रूट पर दोबारा बसें चलनी शुरू हो गई हैं। तो हरियाणा के रूट्स पर बसें फिर शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि सीमाएं सील कर दी गई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने
क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसके चलते फिर से सख्ती बरत दी गई थी। सीमाओं को सील कर दिया गया था, जिससे हरियाणा में अंतर्राज्यीय रूट्स पर बसें चलनी बंद हो गई थी, लेकिन वो आज से फिर शुरू हो गई हैं। इसके लिए राज्य सरकार से भी इजाज़त मिल गई है और यात्रा के लिए आपको बता दें अग्रिम आरक्षण ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। हमारे संवाददाता राम स्वरूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो राम स्वरूप, राजस्थान रोडवेज की ओर से हरियाणा में अंतर्राज्यीय रूट्स पर बसें फिर शुरू हो गई हैं। देखिए, पूर्व में जिस तरह से ये आदेश दिए गए थे कि स्टेट के बाहर जो है वो नहीं जाएगी, क्योंकि राजस्थान से हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली, हिसार और मध्य प्रदेश के लिए बसें जाती है। जैसे ही ये आदेश 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीमाओं को सील करने के दौरान, यानी कि जो वाहनों को अनियंत्रित करने के दौरान जो दिए गए थे, उसके आधार पर निर्णय लिया गया था। बाद में हरियाणा में के लिए भी छूट दी गई है। और जहां तक प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में रोडवेज संचालन कुछ दिनों पहले शुरू हो चुका है। हालांकि पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक जो रोडवेज का संचालन राजस्थान में शुरू हो चुका है। शुक्रिया राम स्वरूप तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य सरकार ने हरियाणा रोड के रूट पर बसें शुरू करने के आदेश दे दी हैं। और फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।